हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका जो टॉपिक है वो चल रहा था फ़ेयोल के प्रबंध के सिद्धांत यानी फ़ेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आपका टॉपिक चल रहा था। तो जो हेनरी फ़ेयोल हैं, हेनरी फ़ेयोल का जो जन्म था मैंने आपको बताया था 1841 में फ्रांस में हुआ था। उसके बाद जो प्रबंध के जो सिद्धांत हैं यानी जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, हेनरी फ़ेयोल ने प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए थे। तो ये मैंने आपको अच्छे से करा दिया था। तो हेनरी फ़ेयोल में से 14 जो सिद्धांत थे उसमें से मैंने आपको 4 सिद्धांत करा दिए थे। पहला सिद्धांत कराया था मैंने आपको कार्य विभाजन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क किसे कहते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसमें क्या होता था, व्यक्ति को उसकी क्षमता या योग्यता के आधार पर कार्य सौंपा जाता है, तो वो क्या कहलाता था, यानी कार्य विभाजन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद मैंने आपको कराया था अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी अधिकार का मतलब था किसी व्यक्ति को मतलब कि किसी कार्य को करने के लिए कुछ राइट दे दिए जाते हैं, अधिकार दे दिए जाते हैं, जिससे वो क्या है अपने आज्ञा देना, निर्देश देने, ये सब कार्य करता है। तो वो क्या था, अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत था। उसका उत्तरदायित्व बनता है कि उसको आज्ञा का पालन करवाने का किस प्रकार करवाना है, ये सब उसके अधिकार और उत्तरदायित्व के सिद्धांत में मैंने आपको अच्छे से बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन यानी अनुशासन का सिद्धांत। अनुशासन का सिद्धांत में मैंने बताया था जब कर्मचारी नौकरी के लिए जाता है तो उसमें कुछ शर्तों का पालन करना होता है, आज्ञा पालन करना होता है, परिश्रम से कार्य करना होता है, व्यवहारिकता आदि सब कुछ देखा जाता है। और वो जो रूल होते हैं, जो नौकरी की शर्तें होती हैं, उसी के अनुसार उसे कार्य करना होता है। उसमें मैंने किसमें बताया था आपको, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन के बारे में मैंने आपको कराया था। जो हेनरी फ़ेयोल है उन्होंने ही ये जो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है उसके बारे में बताया था। कल जो मैंने आपको पिछली वीडियो थी, जो प्रीवियस वीडियो थी, उसमें मैंने बताया था आदेश की एकता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यानी प्रिंसिपल्स जो यूनिटी है उस कमांड देते हैं, आदेश देते हैं, वो सब मैंने आपको कल कराया था। यानी जो आदेश की एकता है उसका जो मतलब है, जो कर्मचारी हैं उनको कार्य करने के लिए एक अधिकारी द्वारा आदेश दिए जाते हैं कि आपको एक रूपता से वो कार्य करना है, यानी एक ही कर्मचारी द्वारा आदेश दिए जाते हैं। ऐसा न हो भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मचारी या अधिकारी कर्मचारियों को आदेश दें जिससे अव्यवस्था और गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए एक ही अधिकारी द्वारा किसी कार्य को करने के लिए आदेश दिए जाने चाहिए। मैंने किसमें बताया था, आदेश की एकता के सिद्धांत पे मैंने आपको अच्छे से कराया था। ठीक है, देखो लिखा हुआ भी है, ऐसे सिद्धांत का आशय है कि कर्मचारियों को कार्य करने के लिए एक ही अधिकारी द्वारा आदेश दिए जाने चाहिए। आदेश की एकरूपता के अभाव में कर्मचारी भ्रमित हो जाता है। इससे प्रशासन में अव्यवस्था एवं गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है तथा उत्पादन में भी शिथिलता आ जाती है, यानी कमी आ जाती है। मैंने आपको अच्छे से ये बताया था, यानी जो कर्मचारी है उसको कार्य करने के लिए एक ही अधिकारी द्वारा आदेश दिए जाने चाहिए। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया आदेश की जो एकता है उसके सिद्धांत के कुछ सकारात्मक प्रभाव होते हैं। सकारात्मक प्रभाव में मैंने बताया था अधीनस्थों एवं अधिकारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। इससे जो अधीनस्थ हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी जो कार्यकुशलता है उसमें वृद्धि होती है। उत्तरदेयता के निर्धारण में आसानी होती है, जो उत्तरदेयता होते हैं उसकी निर्धारण में भी आसानी होती है। उसके बाद है संस्था में सौहार्दपूर्ण वातावरण की स्थापना, अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण की स्थापना होती है इससे। तो क्या आदेश की एकता में मैंने आपको कराया था। फिर आदेश की एकता के सिद्धांत की अवहेलना के प्रभाव। इस सिद्धांत की अवहेलना के प्रभाव निम्नलिखित हैं। उत्तरदेयता के निर्धारण में कमी आती है, संस्था में अव्यवस्था का बोलबाला हो जाता है, अधिकारियों के अहम को ठेस या ठोस पहुंचती है। तो ये भी क्या थी, आदेश की एकता के सिद्धांत की अवहेलना थी। आज आपका टॉपिक है निर्देश की एकता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन
आपको आज मुझे कराना है, यानी ये क्या होता है, निर्देश की एकता क्या होता है। तो इसका मतलब है समान लक्ष्य एवं उद्देश्यों वाली जो क्रियाएं होती हैं उनका संचालन एक ही प्रबंधक के अंतर्गत होना चाहिए। वो क्या है, निर्देश की एकता, यानी जो उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य हैं, उससे जो क्रियाओं को जो संचालन किया जाता है वो एक ही प्रबंधक के द्वारा किया जाना चाहिए। वो क्या है, निर्देश की एकता होती है। ठीक है, तो लिखा हुआ है किसी उपक्रम के समान लक्ष्य एवं उद्देश्य वाली विभिन्न क्रियाओं का संचालन एक योजना एवं एक प्रबंधक के अंतर्गत ही होना चाहिए। यानी जो समान लक्ष्य हैं, ऐसा ना हो भिन्न भिन्न प्रबंधक हो, बहुत सारे प्रबंधक हों, उनके द्वारा अलग अलग तरीका बताए जा रहे हों, निर्देश दिए जा रहे हों, जिससे क्या है अव्यवस्था या गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए एक ही प्रबंधक द्वारा किसी लक्ष्य या उद्देश्य की विभिन्न क्रियाओं का संचालन करना चाहिए। ठीक है, लिखा हुआ है किसी उपक्रम के समान लक्ष्य एवं उद्देश्य वाली विभिन्न क्रियाओं का संचालन एक योजना एक प्रबंधक के अंतर्गत होना चाहिए, जिससे कि उन समस्त क्रियाओं को एक ही लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निर्देशित किया जा सके। इससे क्रियाओं एवं साधनों के मध्य सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। यानी इससे जो क्रियाएं हो रही हैं, जो साधन हैं, उनके मध्य सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। ये कौन सा है, निर्देश की एकता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, निर्देश की एकता के सिद्धांत को सकारात्मक प्रभाव दे रखे हैं। अब निर्देश की एकता जो सकारात्मक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। पहला लिखा हुआ है संस्था में विशिष्टीकरण को लाभ मिलता है, यानी जो संस्था है उससे क्या होता है, जो विशिष्टीकरण को लाभ मिलता है। संस्था की जो कार्यकुशलता है, कार्यकुशल आपको भी पता है, निर्देश की एक साथ डायरेक्शन से आपको किस प्रकार कार्य करना है, उससे क्या होगा, जो कर्मचारियों की जो कार्यकुशलता है, जो संस्था की जो कार्यकुशलता है, उसमें वृद्धि आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी। उद्देश्यों की प्राप्ति सरलता से हो जाती है, जो उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य हैं, उसकी जो प्राप्ति है वो भी इससे आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, निर्देश की एकता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिर लिखा हुआ है निर्देश की एकता के सिद्धांत की अवहेलना के प्रभाव, यानी जो निर्देश की जो एकता है उसके सिद्धांत की अवहेलना यानी प्रभाव। मैंने आपको हर डेफिनेशन में, चाहे मैंने कार्य विभाजन का सिद्धांत कराया है उसमें सकारात्मक प्रभाव के बारे में बताया है, सिद्धांत की अवहेलना के प्रभाव भी बताए हैं। फिर मैंने अधिकार और उत्तरदायित्व के सिद्धांत में भी ऐसे ही किया था, उसमें जो अधिकार और दायित्व के सिद्धांत के जो सकारात्मक प्रभाव हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के जो सकारात्मक प्रभाव हैं और जो उसकी अवहेलना है उसके बारे में भी कराया था। फिर मैंने अनुशासन का सिद्धांत था, यानी प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, उसमें भी मैंने जो उसके सकारात्मक प्रभाव हैं और जो अनुशासन के सिद्धांत की जो अवहेलना के प्रभाव हैं उन दोनों के बारे में मैंने अच्छे से कराया था। फिर मैंने आपको आदेश की एकता का सिद्धांत कराया था, आदेश की एकता के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में बताया था। फिर उसके मैंने आपको सकारात्मक प्रभाव और जो अवहेलना है उसके दोनों प्रकार कराए थे। तो मैंने जो आज मैं जो आपको करा रहा हूँ तो उसमें मैंने आपको निर्देश की एकता का सिद्धांत करा दिया है, निर्देश की एकता के सकारात्मक प्रभाव करा दिए हैं। अब मुझे कराना है निर्देश की एकता के सिद्धांत की अवहेलना के प्रभाव। ठीक है, ऐसे सिद्धांत की अवहेलना के प्रभाव निम्नलिखित हैं। विशिष्टीकरण के लाभों की प्राप्ति नहीं होती है, यानी जो विशिष्टीकरण के जो लाभ हैं, स्पेशलाइजेशन के जो लाभ हैं, उनकी प्राप्ति नहीं होती है। संगठन की कार्यकुशलता में कमी आ जाती है, आपको भी पता है इससे क्या होता है, जो निर्देश की जो एकता है यानी निर्देश दिए जाते हैं उससे क्या है, जो संगठन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, कुछ व्यक्तियों का समूह, कुछ व्यक्तियों की भीड़, उसको क्या बोलते हैं, हम संगठन बोलते हैं। यानी संगठन की कार्यकुशलता में कमी आती है, उद्देश्य की प्राप्ति में भी कठिनाई आती है, यानी जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति में भी आपको कठिनाई आती है। ठीक है, तो मैंने आपको आज कराया है निर्देश की एकता का सिद्धांत। ठीक है, कल मुझे कराना है आदेश की एकता एवं निर्देश की एकता में क्या अंतर होता है उसके बारे में मुझे आपको कल कराना है। तो आदेश की एकता और निर्देश की एकता में डिफरेंस मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको आदेश की एकता के बारे में बता दिया है और
जो निर्देश की एकता है उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। कल मुझे आपको दोनों के डिफरेंस को क्लियर करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।